कक्षा 10 ए और बी वाले देखेंगे। सोशल साइंस में आपका नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर चल रहा था, जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसलों के अंतर्गत आपका चैप्टर समाप्त हो गया था। कुछ उसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न और उत्तर उसको आप देखिए। जैसे जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो प्रश्न फिर से सुनिए। जैसे जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो सबसे पहले उसमें आप हेडिंग डालेंगे स्त्रियों के साथ भेदभाव के विभिन्न क्षेत्र। जैसे भारतीय समाज में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं तथा पुरुषों के बीच भेदभाव पाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इस स्थिति में बहुत बदलाव आया है, परंतु फिर भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में लैंगिक असमानताएं पाई जाती हैं। फिर उसके बाद है इसी के अंतर लैंगिक असमानताएं पाई जाती हैं। उसमें नंबर 1 आपका है, जैसे भारतीय समाज में बच्चों के पालन पोषण में असमानता दिखाई देती है। बच्चों का पालन पोषण करने तथा गृहस्थी चलाने का संपूर्ण दायित्व महिलाओं का होता है। जैसे भारतीय समाज में बच्चों के पालन पोषण में असमानता दिखाई देती है। क्यों असमानता दिखाई देती है? क्योंकि इनके पालन पोषण और गृहस्थी संभालने का पूरा दायित्व स्त्रियों पर होता है। पुरुष इस दायित्व से मुक्त होते हैं क्योंकि वे घर से बाहर का कार्य करते हैं। नंबर 2, महिलाएं घर का संपूर्ण कार्य करती हैं। पुरुष इस कार्य में सहयोग प्रदान नहीं करते, जबकि पुरुष भी इन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है महिलाएं जो होती हैं वो घर का पूरा काम करती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग जो है उनका कुछ भी सपोर्ट नहीं करता है, जबकि पुरुष भी इस कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं। नंबर 3 है, आय के लिए सार्वजनिक विभाजन में भी असमानता दिखाई देती है। यद्यप घर गृहस्थी के कार्यों में रुचि नहीं लेते, परंतु आय के लिए उन्हें सही कार्य घर की दहलीज के बाहर ही करने पड़ते हैं। जैसे आय के लिए सार्वजनिक विभाजन में भी असमानता पाई जाती हैं। पुरुष जो होते हैं घर गृहस्थी में रुचि नहीं लेते, परंतु जब आय की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो घर से बाहर पैसा कमाने के लिए घर से बाहर वो जा करके पैसों की व्यवस्था करते हैं। तो खुशी खुशी उन कार्यों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे सिलाई करना, होटल में खाना बनाना, सफाई करना आदि। इन सभी कार्यों को कर करके वे अपनी जीविकापार्जन करने का काम करते हैं। अगला नंबर है, वर्तमान में स्त्रियां भी पुरुषों के समान घर से बाहर निकलकर विभिन्न कार्यों को कर रही हैं, परंतु उन्हें अपनी नौकरी के साथ घर गृहस्थी के संपूर्ण कार्यों को भी करना होता है। कहने का मतलब है वर्तमान समय में कुछ न कुछ कार्य जो हैं महिलाएं तीव्र गति से कर रही हैं। जैसे पुरुषों के समान बाहर से निकलकर सभी प्रकार के कार्यों को संचालित कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं और घर गृहस्थी का पूरा भार भी अपने ऊपर लेके चल रही हैं। उनके कार्यों को अधिक मूल्यवान नहीं समझा जाता तथा उन्हें रात दिन कार्य करने के उपरांत भी उनको श्रेय नहीं दिया जाता। इस वजह से महिलाएं आज के दौर में भारत में पीछे हैं। अगला नंबर है, भारतीय समाज में लैंगिक असमानता विकास से संबंधित क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। कहने का मतलब है भारतीय समाज में लैंगिक असमानता जो होती है वो विकास के सभी प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसमें भी देखने को मिलती है। वहाँ पर भी पुरुषों की अधिकता होती है, महिलाओं की अधिकता कम ही रहती है। अधिकांश महिलाएं घर, परिवार, खेतों अथवा कार्यालयों में देखे गए विभाजन तथा भेदभाव के कारण घर की चारदीवारी में सिमट कर ही रह जाती हैं। कहने का मतलब है कि उन्हें घर से बाहर के कार्यों को संचालित नहीं करने दिया जाता है। घर के बाहर के कार्यों को करने के लिए पुरुष होते हैं, लेकिन उन सभी कार्यों को भी महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन उन्हें यह अधिकार दिया नहीं जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत मान्यताओं के आधार पर लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है।
जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तो महिलाओं और पुरुषों में समानता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को घर की चारदीवारी के अंदर ही रह करके कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जबकि लड़कों के लिए पूरी तरीके से उन्हें छूट मिलती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कम है। अगर साक्षरता प्रतिशत बढ़ाना है तो पुरुषों के समान महिलाओं को भी सभी प्रकार के कार्यों में छूट देनी चाहिए। अगला नंबर है, राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका संतोषजनक नहीं है। महिलाएं राजनीति में इसीलिए भाग नहीं लेती क्योंकि राजनीति में पुरुषों का दबदबा बना रहता है। भारत की विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है। राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता दिखाई देती है। भारत की महिलाओं की राजनीति में भागीदारी अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के अनेक विकासशील देशों से भी कम है। कहने का मतलब है, जैसे राजनीति क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका संतोषजनक नहीं है, पुरुषों की राजनीति में पुरुषों का ही दबदबा होता है, क्योंकि राजनीति में पुरुषों का हमेशा दबदबा बना रहता है, महिलाएं कम भाग लेती हैं। भारत की विधायिका में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। राजनीति के क्षेत्र में भी इस तरह से लैंगिक असमानता दिखाई देती है। भारत की महिलाओं की राजनीति में भागीदारी जो अफ्रीका के विकासशील देश हैं और लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं उससे भी अनुपात जो है कम है। अगला नंबर है, उच्च वेतन तथा उच्च पदों पर भी पुरुष तथा महिलाओं में असमानता दिखाई देती है। भारत में वर्तमान में भी उच्च वेतन वाले पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। कहने का मतलब है, उच्च वेतन वाले पदों पर भी पुरुषों का दबदबा है। अब धीरे धीरे महिलाएं उच्च वेतन स्तर को भी पकड़ रही हैं, वहाँ उच्च वेतन स्तर भी पा रही हैं। यह भी देखा गया है कि पुरुष तथा महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। जैसे भारतीय समाज में या पुरुष प्रधान देश जितने भी हैं उसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वेतन हमेशा कम रहता है, जबकि जो कार्य पुरुष करते हैं वही कार्य महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन वह सब छूट उनको नहीं दी जाती है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, अतः परिवार में पुत्री के स्थान पर पुत्र की चाहत होती है। लड़कियों की भ्रूण हत्या इसका उदाहरण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर गिरकर 940 लड़कियों का रह गया है। जैसे भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, यह अतः परिवार में पुत्रों की चाहत ज़्यादा होती है, पुत्रियों की चाहत कम होती है। भ्रूण हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 940 रह गई है। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न आपका है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। जैसे विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति, भारतीय संविधान में हेडिंग डालेंगे आप, विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति, उसमें लिखेंगे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना की गई है, परंतु समाज में विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति भी देखने को मिलती है। जो भारतीय समाज है सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, सभी जातियों के लिए एक है। यह पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष समाज है, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति भी देखने को मिलती है। इसके विभिन्न रूपों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, धार्मिक श्रेष्ठता का अंधविश्वास। नंबर 2, बहुसंख्यावादी प्रधानता। नंबर 3, सांप्रदायिक आधार पर राजनीति, कुलबंदी। नंबर 4, सांप्रदायिक हिंसा। इसमें सबसे पहला आपका है धार्मिक श्रेष्ठता का अंधविश्वास। भारत में धार्मिक आधार पर श्रेष्ठता को अभिव्यक्त करने की प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। इससे धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं भी सम्मिलित होती हैं। नंबर 2 आपका है बहुसंख्यावादी प्रधानता। भारत धर्म का पालन करने वालों की संख्या के आधार पर समाज का विभाजन बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय में हो जाता है। जैसे हर जगह होता है, जैसे बहुसंख्यावादी
प्रधानता, जैसे धर्म का पालन करने वालों की संख्या के आधार पर समाज का जो विभाजन होता है वह आपका बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दो रूपों में बढ़ जाता है। बहुसंख्यक समुदाय का राजनीति में हमेशा वर्चस्व रहता है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वर्चस्व कम रहता है। इससे समाज में दो गुट उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 3 है सांप्रदायिक आधार पर राजनीति गोलबंदी। सांप्रदायिक आधार पर राजनीति गोलबंदी भी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, मान्यताओं, धर्मगुरुओं का सम्मान, भावनात्मक अपील तथा अपने ही लोगों को मन में डर बैठाने जैसे उपायों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दोनों को हमेशा लड़ाने, हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हों, हमेशा एक दूसरे को उनको लड़ाने के लिए जो भारत में जो राजनीति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे उनके पवित्र प्रतीकों के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर, धर्मगुरुओं के सम्मान के आधार पर, भावनात्मक अपील के आधार पर लोगों के मन में हमेशा डर उत्पन्न किया जाता है। कहने का मतलब है जो जिस धर्म के लोग अधिक रहेंगे, जिस जात के लोग अधिक रहेंगे और जिस जात के लोग कम रहेंगे, वे कम वालों पर हमेशा अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। अगला है आपका सांप्रदायिक हिंसा। संकीर्ण धार्मिक विचारों पर आधारित सांप्रदायिकता समाज का धर्मों के आधार पर विभाजन कर देती है। कहने का मतलब है यह विभिन्न समुदायों में घृणा, द्वेष तथा तनाव का वातावरण उत्पन्न कर देती है। भारत में समय समय पर सांप्रदायिक दंगे तथा हिंसा होती रही है। पाकिस्तान के निर्माण के लिए भारत में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। जैसे सांप्रदायिक हिंसा समय समय पर होती जाती, उनके धार्मिक विचारों के आधार पर सांप्रदायिकता समाज का धर्मों के आधार पर विभाजन करते हैं और इससे समुदायों में एक दूसरे से हमेशा घृणा, द्वेष तथा तनाव का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लोग एक दूसरे को हमेशा मारने काटने पर उतारू रहते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान का निर्माण जब हुआ, भारत में एक भयावह सांप्रदायिक दंगों के साथ हुआ था। अब है अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। जैसे भारत में जातिगत असमानताओं के निम्नलिखित कारण हैं। भारत में जातिगत असमानताओं के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। समानता के अधिकार के अंतर्गत सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग जो है समान दृष्टि से देखे जाएंगे पूरे भारत में। ऐसा अनुच्छेद 17 में छुआछूत को इसी के अंतर्गत समानता के अधिकार के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। परंतु व्यवहार में अभी भी भारत में अनेक भागों में छुआछूत का प्रचलन है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में छुआछूत का आज भी प्रचलन जारी है। ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, सिख है, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, ये क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण, ये वैश्य हैं, शूद्र हैं, इस आधार पर छुआछूत आज भी ग्रामीण आधारों पर है। लेकिन हमारे संविधान में यह सब व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।